सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न की भाग 2 लेकर आपके सामने आए हैं। अब तक 2 मॉडल पेपर के हल आप तक पहुंच चुके हैं। पहले मॉडल पेपर के 3 वीडियो है, दूसरे मॉडल पेपर के 4 वीडियो है और एक वीडियो हमने डाला है समकालीन विश्व में राजनीति के एक एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। और ये जो वीडियो है वो आपकी परीक्षा से पहले रिवीजन के मामले में आपके रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 30-40 मिनट बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति की जो किताब है, जिसमें आपके 6 अध्याय इस बार पाठ्यक्रम में है। उन 6 अध्याय के एक एक नंबर के सारे प्रश्नों की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। कल कुछ एक विद्यार्थियों के मैसेज आए, सर महत्वपूर्ण प्रश्न। अरे भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ही तो है। हमने केवल आपको 2 मॉडल पेपर बोर्ड ब्लूप्रिंट के अनुसार, फिर 2 वीडियो हमने आपको एक एक नंबर के प्रश्न के, और इसके बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगा लघुतरात्मक प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, और इससे अगला वीडियो जो आपको दोपहर 2-3 बजे तक मिलने वाला है वो आपके परीक्षा से पहले मेरी तरफ से अंतिम वीडियो होगा। तो इसे भी जरूर देखें और उसे भी जरूर देखें। उसके बाद जिस दिन आप लोगों का पेपर हो जाएगा, पेपर के ठीक बाद में आप तक एक वीडियो पहुंचाया जाएगा जिसमें पेपर का हल करके आप लोगों को बताएंगे, वो भी आप जरूर देखें। और आपकी बोर्ड परीक्षाओं के बाद में कक्षा 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए, उस संदर्भ में एक वीडियो आप लोगों तक और पहुंचाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मुश्किल से आपके सामने घंटे बचे हैं, और आप लोग यदि इन घंटों का सदुपयोग सही ढंग से करते हैं तो अच्छे नंबर ला पाएंगे। रिवीजन सबसे मस्ट होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें। मैं अक्सर कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि मैंने इस पीडीएफ में, इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया है जो मॉडल पेपर 1 के वीडियो नंबर 1 यानी भाग 1 और मॉडल पेपर 2 के भाग 1 में छोटे छोटे प्रश्न जो ले रखा हूं ऑलरेडी 30 प्रश्न, 2 मॉडल पेपर में 30 प्रश्न पहले में, 30 प्रश्न दूसरे में, उन प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं किया है। तो केवल इसको देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मॉडल पेपर 1 का भाग 1 और मॉडल पेपर 2 का भाग 1 भी आप लोगों को देखना होगा। देखिए, पहला ही बिंदु महत्वपूर्ण, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद होता है वर्ष 1947 में। उस समय हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी। हमारी संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है मध्य रात्रि को, क्योंकि आपको पता है कि 12 बजते ही 15 अगस्त और 15 अगस्त होते ही हिंदुस्तान आजाद। संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस विशेष अधिवेशन को संबोधित किया गया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने जो मध्य रात्रि को देश के नाम जो संदेश दिया, जो अपना उन्होंने भाषण दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या नाम है? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत ढंग से याद होने चाहिए। पंडित नेहरू ने इसके माध्यम से बताया कि हमारी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के आंख का आंसू नहीं पहुंच देते हैं, तब तक हमें सच्ची आजादी प्राप्त नहीं होगी। तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। वर्ष 1947 का जो वर्ष था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। क्यों? क्योंकि देश का विभाजन के साथ में आजादी प्राप्त हुई, तो वर्ष 1947 में व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, व्यापक स्तर पर लोग विस्थापित हुए थे। नेक्स्ट, कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम का दिन होगा। महात्मा गांधी ने कहा, खुशी इस बात की कि हम कल आजाद होने वाले 15 अगस्त को, गम इस बात का कि हमारे देश का विभाजन हो चुका है। ऐसा कथन भी पूछ ले। नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण के लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया। देखिए, स्वतंत्र भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करें, स्वतंत्र भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहले अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरे अध्याय में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और तीसरे अध्याय में नियोजित विकास की चुनौती। तो नियोजित विकास की चुनौती की समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है भाग 4 में, और उसमें लोक कल्याण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ऐसा प्रश्न भी पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत की पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और राष्ट्र निर्माण के सामने कितनी बाधाएं थी? 3। पहली, देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती।
दूसरी रियासतों के एकीकरण की चुनौती, और तीसरी राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। इनकी पहली जो राष्ट्र निर्माण के सामने बाधा थी वो थी विभाजन से उत्पन्न चुनौती, और विभाजन से उत्पन्न चुनौती नहीं, देश की एकता और अखंडता के सामने दिक्कतें थी। विभाजन से उत्पन्न चुनौती, रियासतों के एकीकरण की चुनौती, और तीसरी कौन सी, राज्यों के पुनर्गठन की। और सारे बड़े प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सुबह-ए-आज़ादी फैज अहमद फैज की रचना है और वारिस शाह से अमृता प्रीतम की रचना है। बाई चांस ऐसे प्रश्न भी पूछ ले, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। कि एक देश को आज़ादी मिलेगी, कितने देशों को आज़ादी मिलेगी? 2 देशों को आज़ादी मिलेगी। एक हिंदुओं का देश होगा, एक मुसलमानों का देश होगा। एक बार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को बांग्लादेशियों ने, बांग्ला संस्कृति के लोगों ने कब नकार दिया? वर्ष 1971 में। क्योंकि वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन जाता है, तो भारतीय भूखंड के 3 देश हो गए, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत को नकार दिया था वर्ष 1971 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी, इन दोनों ने अंतिम समय तक भारत पाक विभाजन का क्या किया था? विरोध किया था। देखिए, मैं चाह कर भी इन प्रश्नों को प्रिंट नहीं करवा सका समय अभाव में, फिर भी प्रश्न है, उत्तर दिख रहे हैं, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी 10 बजे तक। आप लोग आराम से सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन अब आपका अंतिम रिवीजन करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आपको कितनी बातें जानकारी में है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे, ध्यान रखना, किस प्रांत के? पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो पश्चिमोत्तर प्रांत को भारत में शामिल करवाना चाहते थे। और महात्मा गांधी ने तो अंतिम समय तक भारत पाक विभाजन का विरोध किया था। वर्ष 1951 में भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे, इसलिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि क्या सभी मुसलमान पाकिस्तान में जा पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आज़ादी के समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। सरदार पटेल ने कहा था कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। यादगार मुकाम पर इसलिए खड़े हैं कि यदि रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ तो ये राष्ट्र कभी एक नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी कहा कि हम भी भारत में शामिल नहीं होंगे। भोपाल के नवाब ने तो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, ये प्रारंभिक समय की हमारी चुनौतियां थी कि यदि इस प्रकार से रियासतें अलग हो जाएगी तो देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि भारत में छोटी मोटी 565 रियासतें थी। अकेले उड़ीसा राज्य में 26 रियासतें थी। छत्तीसगढ़ में 15 छोटे बड़े रजवाड़े थे। सौराष्ट्र जो है वहाँ तो सौराष्ट्र जो था वहाँ 14 बड़ी और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो बहुत बड़ी चुनौती थी देश रियासतों का एकीकरण करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन्होंने एक विलय पत्र बनाया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। देशी रियासतों के राजाओं ने किस पर हस्ताक्षर कर भारत में अपना विलय किया? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। याद कैसे रखोगे? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉक्स, जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, उसको हम एक्सचेंज करते हैं कि एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं कि तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र का नाम था। हैदराबाद जो रियासत थी, जो वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई थी, इनकी वर्तमान के किन राज्यों में हैदराबाद रियासत का फैलाव था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। नवाब के जो अर्धसैनिक बल थे, सांप्रदायिक और अत्याचारी, उनको कहा जाता था रजाकार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 1 नंबर का। और इन रजाकारों ने गैर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, उनको मारा, काटा, तब भारत सरकार ने कार्रवाई की थी। तो रजाकार कौन थे? हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल था जो सांप्रदायिक थे और अत्याचारी थे। जून 1948 में मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चुनाव हुए। राजा बोध चंद्र सिंह ने जनता के दबाव में आकर वहां पर चुनाव करवाए विधानसभा के, और पहली बार 1948 में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव हुए। क्योंकि भारत के पहले आम चुनाव तो कब हुए? 1951 और 1952 में हुए, जिसे 1952 के प्रथम आम चुनाव कहते हैं। इससे पहले ब्रिटिश भारत में कभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव नहीं हुए, सीमित मताधिकार लोगों को प्राप्त था। 1920 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जो है इस बात को स्वीकार किया था, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम आज़ादी के बाद में
हम आज़ादी के बाद में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण, इनकी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोग राज्यों का निर्माण करेंगे। उसके बाद में दिसंबर 1952 में भारत का पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो कौन था, आप सब जानते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य था। और आंध्र प्रदेश राज्य के बनने का कारण श्री रामुलु ने 56 दिन तक अनशन किया और उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद में जो है आंदोलन बहुत अधिक उग्र हो जाता है, इसलिए भारत सरकार को न चाहते हुए भी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद में पोटी श्री रामुलु का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि कौन से दो राज्य विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए इसमें पंजाब और बंगाल। कौन सा? पंजाब और बंगाल विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। एक संशोधन है, ये कानपुर नहीं नागपुर का अधिवेशन है, नागपुर। वर्ष 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम जो है आजादी के बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। अगला, दिसंबर 1952 में बात हो गई हमारी विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य थे वो थे बंगाल और पंजाब, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ और पंजाब का विभाजन हुआ। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्य से पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं ऐसे दो राज्यों के नाम लिखिए जो राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। आपका उत्तर होगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कौन सा राज्य बनने से पहले किस राज्य का हिस्सा था? तो गुजरात बंबई का हिस्सा था, हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, मेघालय असम का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का और झारखंड बिहार का। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। आप जानते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा राज्य कब बना? बंबई प्रांत से भाषा के आधार पर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1963 में पूर्वोत्तर का एक आदिवासी, हम कह सकते हैं कि आदिम राज्य बना था जिसका नाम था नागालैंड। 1966 में पंजाब हरियाणा को बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है भारत का राज्य बना। 1972 में मम में त्रि, याद कैसे रखेंगे? मम में त्रि, म यानी मणिपुर, मे यानी मेघालय और त्रि यानी त्रिपुरा। मेघालय असम का हिस्सा था। 1987 में अम्मी यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना था। तो कौन से राज्य कब बने और किस राज्य में से बने थे, वो पहले किसके क्षेत्र के थे, ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। वर्तमान में भारत के कई क्षेत्रों से नए राज्यों के निर्माण की मांगे उठ रही है। ऐसा प्रश्न भी यदि आप लोगों से पूछ ले तो विशेष रूप से महाराष्ट्र से विदर्भ की मांग चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरित उत्तर प्रदेश की मांग चल रही है और पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड राज्य की मांग चल रही है। इनके नए राज्यों की निर्माण की मांग भारत के कई हिस्सों से उठ रही है और उसमें से ये प्रमुख आप लोगों के क्षेत्र थे जहां से नए राज्यों के निर्माण की मांग उठ रही है। पहला अध्याय पूरा हुआ। मैंने पहले अध्याय में उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया है जो मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 में दे चुका हूं। एक दल का प्रभुत्व। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में न्यायिक पूजा ठीक नहीं है, ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। न्यायिक पूजा का मतलब होता है व्यक्ति विशेष की पूजा, ठीक नहीं है। आजादी के बाद भारत में कौन सा शासन अपनाया गया? लोकतंत्रात्मक शासन अपनाया गया। ये भी एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। इस दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। भारत में चुनाव करवाने के लिए 25 जनवरी 1950 को
निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। आप जानते हैं कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1990 से भारत में ईवीएम का प्रयोग हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से लगभग पूरे देश में प्रारंभ हो गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुए और फरवरी 1952 तक चले। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, फिर प्रथम आम चुनाव 1951 के क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि अधिकांश जो चुनाव थे वो 1952 में हुए थे, इसलिए प्रथम आम चुनाव 1952 के माने जाते हैं। दूसरे अध्याय में आपके कांग्रेस पार्टी के अलावा 4 महत्वपूर्ण विपक्षी राजनीतिक दल दे रखे हैं। इनमें से प्रश्न कैसा बन सकता है, जरा ढंग से सुन लीजिए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद महत्वपूर्ण विपक्षी राजनीतिक दल कौन थे? तब इन चारों राजनीतिक दलों का आपको नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न, इन राजनीतिक दलों के संस्थापक पूछे जा सकते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनका वर्ष पूछा जाता है। इन राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति कौन थे, महत्वपूर्ण नेता कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इन राजनीतिक दलों की विचारधारा आपसे पूछी जा सकती है। इन राजनीतिक दलों में अंतर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस के भीतर ही 1934 में समाजवादियों ने अपना एक नया खेमा बना दिया था। चूंकि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसके भीतर ही विभिन्न प्रकार के गुट थे और कांग्रेस में गुटों में तालमेल बैठाने की क्षमता थी। लेकिन वर्ष 1948 में कांग्रेस पार्टी ने जो नया संविधान बनाया उसमें प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति एक ही पार्टी का सदस्य रह सकता है। अतः 1948 में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है। इसी सोशलिस्ट पार्टी से बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन कौन से नेता है? जयप्रकाश नारायण, अच्युतम पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, ये सभी जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। इस पार्टी की विचारधारा कैसी थी? समाजवादी विचारधारा। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। कुछ निजीकरण भी हो सकता है, इस बात का भी इन्होंने समर्थन किया। मजदूरों, किसानों, आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने वाला ये राजनीतिक दल था। वर्तमान में कौन से राजनीतिक दल है जिनके ऊपर सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वही राजनीतिक दल है जिसने प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद, द्वितीय आम चुनाव में और तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल था। प्रथम आम चुनाव में 16, द्वितीय आम चुनाव में 27 और तृतीय आम चुनाव में 20 सीटें इस राजनीतिक दल ने प्राप्त की थी। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। इस राजनीतिक दल के समर्थक कौन कौन थे, नेता कौन कौन थे? ए.के. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपाद। आप जानते हैं 1957 में E.M.S. नंबूद्रिपाद केरल के मुख्यमंत्री बने थे। फिर 1959 में वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। P.C. जोशी और अजय घोष, ये थे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बढ़िया नोट्स बनाने, किस राजनीतिक दल से संबंधित कौन सा नेता था। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है और एक नया राजनीतिक दल बनता है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। जो चीन की विचारधारा के समर्थक थे वो CPIM में गए, जो रूस की विचारधारा से संबंधित थे वो CPI में रहे। इसकी विचारधारा क्या थी? उत्पादन और वितरण के साधनों पर केवल और केवल सरकार का अधिकार, बिल्कुल भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। उत्पादन यानी कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित होनी चाहिए, व्यक्ति को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, एकदम रूस की साम्यवादी शासन व्यवस्था की तरह। भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित, 1952 में मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई, 1957 के चुनाव में मात्र 4 सीटें प्राप्त हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव इसके प्रमुख नेता थे। भारतीय जनसंघ की जो जड़ें देखी जा सकती है RSS और जो है विश्व हिंदू परिषद के अंदर। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई 1980 में, वो भारतीय जनसंघ के भूतपूर्व नेताओं के द्वारा की गई थी। इसकी विचारधारा का पहले वीडियो बना चुके हैं। स्वतंत्र पार्टी जो कि पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित है, अमेरिका की विचारधारा से समर्थित है। 1959 में C. राजगोपालाचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। K.M. मुंशी, N.G. रंगा, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता थे। जम्मू कश्मीर में 1900 प्रारंभिक समय में आजादी के बाद
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके अलावा संपूर्ण भारत में एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी, वो राजनीतिक दल था कांग्रेस। 1959 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। मैंने पहले ही बताया, ये पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से किसी राज्य में सरकार बनाने में सक्षम हुई। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया था केरल में और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया था। तो भारत में 1956 का प्रयोग जो हुआ था वो केरल में हुआ था 1959 में। कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। अब है हमारा तीसरा अध्याय, नियोजित विकास की राजनीति। तीसरा अध्याय, स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी चुनौती। पोस्को प्लांट उड़ीसा में लगाया गया था, जिसका लोगों ने विरोध किया कि इस प्रकार की विकास योजनाओं से हम लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें विस्थापित होना पड़ेगा, जंगल काट दिए जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, जैविक विविधता समाप्त हो जाएगी, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने इस आंदोलन का जो है विरोध किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। वामपंथी विचारधारा क्या होती है? वामपंथी विचारधारा के वह राजनीतिक दल है जैसे समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक दल है। ये इस विचारधारा के राजनीतिक दल गरीब व पिछड़ों के हितों की बात करते हैं। और दक्षिणापंथी विचारधारा की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी दक्षिणापंथी विचारधारा से संबंधित है। यानी पूंजीवाद को आप जोड़ सकते हो दक्षिणापंथी से, समाजवाद को जोड़ सकते हो वामपंथी से। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के समर्थक है, खुली प्रतिस्पर्धा के समर्थक है। दक्षिणपंथियों का मानना होता है व्यक्ति को खुला छोड़ दो, निजीकरण होना चाहिए, उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होना चाहिए। तो वामपंथी और दक्षिणापंथी का भी आपको ध्यान रखना है। आजादी के समय भारत में विश्व में दो मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, इसकी समर्थक थी स्वतंत्र पार्टी, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। समाजवादी मॉडल का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, इसके समर्थक भारत में राजनीतिक दल थे कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और स्वयं पंडित नेहरू भी समाजवाद के समर्थक थे। लेकिन भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। 15 मार्च 1950 को देश में नियोजित विकास करने के लिए, योजनापूर्ण तरीके से विकास करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक संस्था की गठन किया गया था, वो था योजना आयोग। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, NITI, नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1944 में आया था बॉम्बे प्लान। क्या था पहले की वीडियो में बता चुका हूं। नियोजित विकास की राजनीति के सामने, भारत के आर्थिक विकास के सामने दो मुख्य विवाद थे। एक था कृषि बनाम उद्योग, यानी कि कुछ राजनीतिक दल और विचारकों का कहना था कि भारत के विकास के लिए कृषि पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना था केवल कृषि पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, अतः उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को निवेश कृषि के क्षेत्र में नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में करना चाहिए। तो एक विवाद हो गया था, कृषि और विवाद। जो गांवों के समर्थक थे वो कृषि के विकास का समर्थन कर रहे थे, जो शहरों के लोग थे वो औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। जेसी कुमरप्पा ने एक वैकल्पिक मॉडल दिया था। चौधरी चरण सिंह कृषि के समर्थक थे, लेकिन जो पूंजीवादी लोग थे वो औद्योगिकरण के समर्थक थे। दूसरा विवाद था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। यह भी एक बहुत बड़ा विवाद था। जो पूंजीवादी विचारधारा के राजनीतिक दल और लोग थे वो चाहते थे निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे, उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होना चाहिए, निजी उपक्रम स्थापित होने चाहिए। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनका मानना था कि देश के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है, ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि हम किसी आम व्यक्ति को नहीं दे सकते, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही ज्यादा महत्व देना चाहिए और सरकार को ही ज्यादा विकास के कार्य करने चाहिए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है केरल मॉडल पर, टिप्पणी लिखिए। देखिए, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है वहां सबसे अधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है, सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वो कहां हैं? केरल में है। भले ही केरल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, भले ही केरल का इतना आर्थिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन केरल जो मॉडल है वो मॉडल क्या है? केरल मॉडल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से जोर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देने के कारण, साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि होने के कारण, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के कारण वहां शिशु मृत्यु दर नहीं हो रही है।
बहुत कम हो रही है। वहां जन्म दर बहुत कम है क्योंकि शिक्षित है तो जनसंख्या कम होगी। मातृ मृत्यु दर भी बहुत कम हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मातृ मृत्यु दर में सबसे अधिक कमी है तो वो कहां पर है? केरल में। केरल की सरकार ने चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 1987 से 1991, 1987 से 1991 में एक मॉडल अपनाया। उस मॉडल का नाम था नव लोकतांत्रिक पहल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नव लोकतांत्रिक पहल से आप क्या समझते हैं? तो केरल सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक मॉडल अपनाया गया, उसे कहा गया नव लोकतांत्रिक पहल। वैकल्पिक योजना किसने दी थी? जेसी कुमरप्पा ने। शायद मैंने अभी ठीक इससे पहले मुरारजी देसाई कह दिया होगा या राम मनोहर लोहिया कह दिया होगा, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला। वैकल्पिक योजना किसने प्रस्तुत की थी? जेसी कुमरप्पा ने। याद रखना, जेसी कुमरप्पा ने। खाद्यान्न संकट, टिप्पणी पूछी जा सकती है। देखिए 1965 में देश में अकाल पड़ा, आप जानते हैं। जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बिहार में सबसे अधिक स्थिति खराब हुई। 1965 से 1967 के बीच में देश में जो अकाल पड़ा, उस अकाल से सबसे प्रभावित कोई राज्य हुआ था तो वो कौन सा हुआ था? बिहार। बिहार के लोगों को प्रतिदिन 2200 कैलोरी जो भोजन प्राप्त हो रहा था वो इस अकाल के दौरान 1200 कैलोरी हो गया। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2450 कैलोरी भोजन होना जरूरी है। अकाल के कारण बिहार में 1200 कैलोरी भोजन प्रति व्यक्ति हो गया और बिहार की मृत्यु दर पिछले वर्ष की तुलना में 34% बढ़ गई। और इस अकाल में आग में घी का काम किया ज्वाइनिंग इलाका बंदी की जो व्यवस्था थी, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार नहीं किया जा सकता है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में गेहूं बहुत सस्ते थे, वहां की तुलना में बिहार में बहुत महंगे गेहूं बिक रहे थे, लेकिन ज्वाइनिंग की व्यवस्था होने के कारण, इलाका बंदी होने के कारण उनका आयात निर्यात नहीं हो पा रहा था राज्यों के बीच में। तो ज्वाइनिंग और इलाका बंदी थी, इसका विरोध किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट बीकेयू के द्वारा भी, भारतीय किसान यूनियन के द्वारा की इलाका बंदी और ज्वाइनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस पार्टी के सामने शुरुआती जो समस्याएं थी 1962 में, आप जानते हैं भारत चीन का युद्ध हो गया था। 1964 में, यानी 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के जनक थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। बहुत सी उपलब्धियां थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उत्तराधिकार का जब संकट आया तब लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो जाता है। ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1964 से 1966 तक देश के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी उसके बाद में, लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी। 1966 से 1977, 1980 से 1984 के बीच में देश की प्रधानमंत्री रही। आप जानते हैं कि 1977 में जो 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई इससे पहले तत्कालीन जो उस समय का महाराष्ट्र और गुजरात था, मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो 1967 से 84 तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही। बीच में जो 2 वर्ष का था 1977 और 1980 के बीच में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी 1958 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रीवी पर्स को समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1974 में, मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सी नटराजन अन्ना दुरई, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इफेक्ट। सी नटराजन अन्ना दुरई। देखिए सी नटराजन मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उससे संबंधित थे। 1934 में ये द्रविड़ कशगम यानी डीके में शामिल हो गए थे और उसके बाद में 1949 में उन्होंने एक नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम था डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कशगम। ये जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम थे इसके संस्थापक थे। 1965 में जो भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था उस हिंदी विरोधी आंदोलन का आपने नेतृत्व किया था और तमिलनाडु में जबरदस्त इनको समर्थन प्राप्त हुआ। यही कारण था कि 1967 में जो चौथे विधानसभा के जो चुनाव हुए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था वहां एक क्षत्रिय राजनीतिक दल की सरकार बनी डीएमके की।
तो पहला राज्य जहां क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सरकार बनी, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम। दूसरा प्रश्न, डीएमके की स्थापना किसने की? सी नटराजन अन्ना दुरई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को किन राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ? देखिए 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वो कौन से 9 राज्य हैं? वो तो मैंने आपको पीछे के प्रश्न में आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि 1967 के चुनाव में किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो उत्तर भारत में लगभग कांग्रेस पार्टी पराजित हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस को 1967 में भी अच्छा खासा बहुमत प्राप्त था। वो राज्य थे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर, असम और जम्मू कश्मीर। 1967 में पंजाब में गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसे पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना जाता था। देखिए 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी इन राज्यों में, हालांकि ज्यादा लंबे समय तक ये सरकारें चली नहीं। 1967 में भारतीय राजनीति में एक कुरीति आई थी, एक बुराई आई थी, वो थी दल बदल की। और ये दल बदल क्या है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं पहले की वीडियो में, यहां समय खराब नहीं करेंगे। लेकिन दल बदल से जुड़ा हुआ एक वाक्य, एक जुमला था, आया राम गया राम। क्या था ये? हरियाणा के विधायक थे गयालाल, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 1967 में जीते। इन्होंने 15 दिन में 3 बार कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और 3 बार वापिस आने की मंशा जाहिर की। यानी हरियाणा के विधायक गयालाल कांग्रेस पार्टी से चले गए यूनाइटेड फ्रंट में, कुछ घंटे बाद वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी से वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और यूनाइटेड फ्रंट से जब वापस कांग्रेस पार्टी में आने की मंशा उन्होंने जाहिर की, तो हरियाणा के विधायक थे राव वीरेंद्र सिंह। उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तब उन्होंने कहा गया राम था, आया राम हो गया। तो उसके बाद से दल बदल के साथ एक जुमला, एक कार्टून, एक यानी कि मजाक के रूप में कहा जाता है, आया राम गया राम। के कामराज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सिंडिकेट के नेता थे मद्रास के। दोपहर का जो भोजन योजना उन्होंने प्रारंभ की, उसका श्रेय इनको दिया जाता है। कामराज योजना उन्होंने दी थी 1963। कामराज योजना के तहत के कामराज का मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, ताकि नए युवाओं को पार्टी में आने का मौका मिले। 1900 वीवी गिरी 1969, 1969 से 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। 1967 से 1969 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, देश के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। यूपी, केरल और मैसूर के जो वर्तमान में कर्नाटक है उसके राज्यपाल भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1967 में लोकसभा के अध्यक्ष थे, पद से त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, चुनाव में पराजित हुए। लेकिन 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रहे थे इंदिरा गांधी के काल में, वित्त मंत्री भी रहे, और 1977 से 1979 के बीच में देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। जनता पार्टी की पहली गठबंधन सरकार का आपने नेतृत्व किया था। 1971 में, क्योंकि आप जानते हैं 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, इंदिरा आई और कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ। 1971 में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में जितने भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल थे, जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल थे, उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का नाम था ग्रैंड अलायंस। आपको ध्यान रखना है, गैर कांग्रेसवाद 1967। आपको ध्यान रखना, सिंडिकेट के नेता, कांग्रेस के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता जो सब ग्रैंड अलायंस में शामिल थे, और एक गठबंधन आपका ग्रैंड अलायंस और एक गठबंधन जनता पार्टी। तो 1971 में ग्रैंड अलायंस कहा गया इस गठबंधन को, जिसमें तत्कालीन सभी राजनीतिक दल थे जो कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के विपक्ष में थे। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और कांग्रेस ओ स्वयं इस गठबंधन, इस गठजोड़ का हिस्सा था, जिसे कहा गया ग्रैंड अलायंस। और कांग्रेस पार्टी ने 1971 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में गठबंधन किया। तो एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी तरफ थे सभी राजनीतिक दल। चुनाव के परिणाम क्या हुए? 1971 में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना होती है। इंदिरा गांधी भारी भरकम बहुमत के साथ में जीत कराती है। 375 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई थी, 375 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को प्राप्त हुई थी, जिसमें से 352 और 44% वोट अकेले कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए थे। शेष जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी या इसके साथ में जो गठबंधन के राजनीतिक दल थे, उनको 23 सीट और 4.4% मत मिले थे। कांग्रेस ओ जो विपक्ष में था उसको मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई, और पूरे गठबंधन को, ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई थी। अध्याय 5 जन आंदोलन।
चिपको आंदोलन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया, उत्तराखंड से संबंधित है। नियोजित विकास के मॉडल के दो उद्देश्य थे भारत में। पहला, देश की आर्थिक समृद्धि करना, देश का आर्थिक विकास करना, और दूसरा, आय का समतापूर्ण बंटवारा, अतः अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब नहीं हो। तो नियोजित विकास का जो मॉडल अपनाया गया था उसके दो उद्देश्य थे, आर्थिक विकास भी करना और आय का समतापूर्वक बंटवारा भी करना। दलित पैंथर 1972 महाराष्ट्र शिक्षित दलितों का संगठन था। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का था। इंदिरा गांधी शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का था। उन्होंने कहा था कि जो शहरी जो लोग हैं उन्हें उन्होंने इंडिया कहा था। शहर के जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनको उन्होंने इंडिया का प्रतीक माना था, और गांव का जो कृषि का क्षेत्र था उन्होंने भारत बनाम इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी BKU उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। महेंद्र सिंह टिकैत इस पार्टी के मुखिया थे और संयोजक थे M युद्धवीर। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF 1997 में केंद्र सरकार के विरुद्ध इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है लड़ाई लड़ी थी, और वर्ष 2002 में इन्होंने राष्ट्रव्यापी एक हड़ताल भी की थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के नौलेर जिले के दुबरगंटा गांव से प्रारंभ हुआ था, महिलाओं का आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात से प्रारंभ हुआ था। 1988-89 में दो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बांध परियोजना। 30 बड़े बांध बनने थे इस नर्मदा नदी पर, 135 मंजिले बांध बनने थे और 300 छोटे बांध बनने थे। लगभग 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे, इसलिए ये आंदोलन किया गया। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में इस आंदोलन की सफलता क्या थी कि सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई 2003, जिसके तहत कहा गया कि विकास परियोजनाओं से जो भी प्रभावित लोग हो रहे हैं उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में सूचना अधिकार आंदोलन 1990 में MKSS के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। MKSS आप जानते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, और ये भीम तहसील दे रखा है राजस्थान, भीम तहसील राजसमंद में है, आपको भीम तहसील याद रखना है। वर्ष 2004 में सूचना अधिकार विधेयक लाया गया और 2005 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। अंतिम अध्याय, भारतीय राजनीति नए बदलाव, और भारतीय राजनीति के नए बदलाव में 1984 में जो लोकसभा के 8वें चुनाव हुए, 1984 में 8वें लोकसभा चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश की सहानुभूति थी राजीव गांधी के साथ में। कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ, 415 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। यह अपना आप में एक रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी राजनीतिक दल को इतनी सीटें प्राप्त हुई थी। कारण क्या? इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, सबने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। लेकिन ठीक अगले चुनाव, 9वें आम चुनाव जो हुए थे 1989 में, कांग्रेस पार्टी को महज 197 सीटें प्राप्त हुई, 197 सीटें प्राप्त हुई। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, गठबंधन का दौर प्रारंभ हो गया। एक प्रश्न आपसे 2 या 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि 1980 के दशक के आखिर में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव कौन कौन से आए? तो 5 बदलाव थोड़े से कॉन्सेप्ट भी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला बदलाव था 1990 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार। देखिए 1989 में जो 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ। कांग्रेस को महज 197 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। जो आजादी के बाद जो कांग्रेस प्रणाली चली आ रही थी, जिसके तहत लगातार कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो रहा था, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक जो गठबंधनात्मक पार्टी थी, उसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी कांग्रेस पार्टी में, वो समाप्त हो गई। और यही कारण था कि 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, भारत में गठबंधन का दौर प्रारंभ हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, 1 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, त्यागपत्र देना पड़ा, और उसके बाद में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, उनको भी सरकार गिर जाती है। 1991 में देश में 10वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो था मंडल मुद्दा। क्या था जरा समझ लीजिए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया था, जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, तब तक इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1990 में जो
राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, जो वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। जैसे ही ओबीसी को आरक्षण दिया, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, गैर आरक्षण प्राप्त जातियों ने इसका विरोध किया। आरक्षण प्राप्त जातियां और आरक्षण से विहीन जातियों के बीच में एक संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को भारतीय राजनीति में मंडल मुद्दा के नाम से जाना जाता है। फिर इंदिरा साहनी नामक व्यक्ति ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को जो है इस आरक्षण को चुनौती भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद भारतीय राजनीति में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको कहा जाता है मंडल मुद्दा। 1991 में आप सब जानते हैं कि वीपी सिंह की सरकार बनी, 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। राव मनमोहन मॉडल के तहत नए आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई। नए आर्थिक सुधार की नीति क्या थी? एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। यानी हमने भी पूंजीवादी मॉडल को अपना दिया, उसे कहा गया नई आर्थिक सुधारों की नीति, और सभी राजनीतिक दलों ने इस बात का समर्थन किया था। 1992 में चौथा बदलाव हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 6 दिसंबर 1952 को जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उसके बाद में देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन गया था। उसके बाद में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। 1987 में राजीव गांधी जयवर्तने समझौता हुआ था। भारत की शांति सेना श्रीलंका गई थी। श्रीलंका के लोगों ने उसे पसंद नहीं किया था, विशेष रूप से तमिल लोग नाराज हो गए थे। तमिलों का एक संगठन था लिट्टे। 1991 के चुनाव में राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। वहां राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था लिट्टे के लोगों के द्वारा। तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ध्यान रखना, उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट है गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होती है 1989 में, और 1990 में भारत में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए वाम मोर्चा और भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया, और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1990 से 90 तक रहते हैं। उनकी सरकार गिर जाती है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। 91 तक रहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल वापस बहुमत साबित नहीं कर पाए। देश में 10वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1991 में। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग से पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते। पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी 1984 से 1990 तक थे। 5 साल तक सरकार चल गई। 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया गया। वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाई बहुत कम दिनों के लिए, महज 13 दिन के लिए वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। सरकार गिर जाती है। उसके बाद में संयुक्त मोर्चे ने, चुनाव वापस नहीं हुए, संयुक्त मोर्चे ने अपना गठबंधन बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा एक साथ आया और संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया, और 1996 में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 1 साल बाद कांग्रेस ने कहा एचडी देवगौड़ा को हटाइए, आईडी गुजराल को प्रधानमंत्री बनाइए। जब उन्होंने बात स्वीकार नहीं की तो कांग्रेस ने अपना बहुमत वापस ले लिया और आईडी गुजराल को उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया 1997 में। तो 1996 में एचडी देवगौड़ा, 1997 में आईडी गुजराल। उसके बाद आईडी गुजराल को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, बहुमत नहीं रहा। 1998 में देश में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 89 में 9वीं, 91 में 10वीं, 96 में 11वीं और 98 में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए। और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना एक गठबंधन बना दिया था, राज्य का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। वाजपेयी की सरकार बनती है। 13 महीने के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है और सरकार गिर जाती है एक मत से। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और एक बार फिर राज्य की सरकार बनती है। वाजपेयी लगभग 4 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 14वीं लोकसभा के चुनाव, 15वीं लोकसभा के चुनाव 2014 और 2009 में हुए। दोनों बार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन था, इसकी सरकार बनी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 और 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गठबंधन के दौर में सरकारें आई और गई, प्रधानमंत्री आए और गए। 1984 के बाद 30 वर्षों बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार राज्य की है, सरकार गठबंधन की है, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में गठबंधन की राजनीति को स्पष्ट कीजिए तो आपको सारी बातें लिखनी होगी।
वीडी सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदूपन जैसे शब्द दिए थे। 1965 में 1985 में एक मुद्दा आया था, शाहबानो मामला। क्या था, बाई चांस प्रश्न बन जाए। 62 वर्षीय एक तलाकशुदा महिला थी शाहबानो। वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि मुझे गुजारा भत्ता प्राप्त होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार गुजारा भत्ता देना कोई जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता देना होगा। पुरातनपंथी जो मुसलमान थे उनको लगा कि कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में, हमारे निजी कानून में हस्तक्षेप कर रहा है, अतः उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस निर्णय को पलटा जाए। 1986 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में एक अधिनियम लेकर आए, मुस्लिम महिला अधिनियम, और इस मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो पलट जाता है। उसके बाद में कांग्रेस की आलोचना भी हुई। ऐसा कहा गया कि कांग्रेस मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। 17वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 330 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 52, डीएमके को 24, शिवसेना को 18 और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई। तो ये थे आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति के एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर परीक्षा से पहले ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसे जरूर देखें, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक पहुंचाया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह राजपूत पॉलिटिकल साइंस, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। अगला वीडियो आएगा लघुत्रात्मक प्रश्नों का अंतिम आपके लिए परीक्षा से पहले का वीडियो, जो कोशिश करेंगे 2-2:30 बजे तक आप लोगों के पास में पहुंचे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम दोपहर में आकर आप लोगों का पेपर हल करवाएंगे और उसके बाद एक वीडियो डालेंगे 23 अप्रैल के बाद, जब आपके बोर्ड एग्जाम पूरे हो जाएंगे, कि कक्षा 12 के बाद आप लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप लोगों को आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए। उस संदर्भ में आप लोगों ने जो पिछले 3-4 दिनों में जो स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हाँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। आपकी कोई प्रतिक्रियाएं हैं, आपके कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।